हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेशन में इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी कि बुद्धि लब्धि के विषय में पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में से हर एक टैट में, चाहे वो एच टैट हो, सी टैट हो या अदर कोई स्टेट का टेस्ट हो या कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो, उसमें कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मोस्टली आपको ये सुनाई देता है कि जब भी एच टेट, सी टेट या किसी भी टेस्ट टेट का रिजल्ट आता है तो मोस्टली 2.5%, 1.5%, 3.5% मोस्टली इतने ही स्टूडेंट उसमें क्लियर हो पाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स मिनिमम 1 या 2 मार्क्स से ही उनका टेट क्लियर होने से रह जाता है। और जो टेट क्लियर करना आपकी वैकेंसी की तरफ फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जेबीटी, बीएड, डीएड या आपने जो भी डीईटी कोई भी कोर्स किया हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें राइट वे पता होना चाहिए कि किस तरह से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपके माइंड में इंटरेक्ट कर जाना चाहिए कि आस्क क्या होता है। ए से होता है अवेयरनेस, एस से होता है स्किल, के से होता है नॉलेज। ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे 100% वो आपका क्लियर होता है। ए से क्या होता है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस मीन्स जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। आप अवेयर होने चाहिए उसके बारे में। सपोज कीजिए आप कोई टेट देना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, इसमें जो टॉपिक पूछे जाने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के उसमें आ सकते हैं। तो यानी कि अवेयरनेस ही आपके आधे काम को खत्म कर देती है। वो कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि अच्छी शुरुआत जो होती है वो आधे काम को ही फिनिश कर देती है। बाकी बचता है आपका हाफ यानी कि स्किल। फिर आपको जो अवेयरनेस मिली है, जो जानकारी मिली है, उस जानकारी को अपनी स्किल में लेके आइए, अपने बिहेवियर में लेके आइए, स्किल उत्पन्न करें। उसके बाद होती है नॉलेज। स्किल आपने डेवलप कर लिया है, अवेयरनेस आपके पास है। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है नॉलेज, कि अवेयरनेस और स्किल दोनों के होने के बावजूद भी आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। जो टॉपिक्स आपको पता चले हैं कि इस टेस्ट में ये पूछे जाने वाले हैं, इनमें से ये क्वेश्चन आने वाला है, उनकी नॉलेज लें। अगर आपको आस्क पता है, अवेयरनेस, स्किल, नॉलेज, आपने तीनों स्टेप क्लियर कर लिए हैं तो 100% आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो अभी इस आस्क से आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा कि आप एच टेट कर रहे हैं, सी टेट कर रहे हैं। एच टेट भी अब दिसंबर के लास्ट वीक में ही एच टेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। तो आप जो भी एग्जाम कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को पहले मोटिवेट करें, अपने अंदर वो जुनून पैदा करें जो आपको एग्जाम में पास कराने के लिए जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या हो सकती है। बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एबिलिटी ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की योग्यता है। फिर हम जानते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं। तो मोस्टली जो टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं वो है 3 तरह की, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, मूर्त और अमूर्त। मोस्टली स्टूडेंट को इनमें ही कंफ्यूजन होता है कि मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। मूर्त यानी कि कंक्रीट, यानी कि जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको देखने से ही क्लियर हो रहे हैं, उनको हम कहेंगे कंक्रीट। और जो बुद्धि उनको समझने में हेल्प करती है उसे हम कहेंगे कंक्रीट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये जो बुद्धि होती है ये डीप मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि दिखने में कुछ है, कोई कोड लिखा हुआ है और उस कोड के बिहाइंड कुछ मीनिंग छुपा हुआ है, उस मीनिंग को पता करने के लिए जब हम जिस एबिलिटी का उपयोग करते हैं वो होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। मीन्स जो वर्ड बोले जाते हैं उनकी जो फीलिंग्स समझने की बात यहाँ पर आती है तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर्फ वर्ड समझ में आते हैं, उनको उनका मीनिंग नहीं पता होता कि वास्तव में इनके पीछे क्या गहन मीनिंग छुपा हुआ है।
तो छोटे बच्चों में कंक्रीट इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती है, लेकिन जो 7 साल से आगे की एज क्रॉस करते हैं, पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था सिद्धांत है वो आपने पढ़ा होगा, मैं पीछे उसकी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अवस्था सिद्धांत के अनुसार जो थर्ड स्टेज हमारी शुरू होती है, थर्ड स्टेज जो होती है उसके अंदर ही बच्चा जो है अमूर्त बुद्धि को समझना जो है शुरू कर देता है, यानी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो अमूर्त बुद्धि होती है मोस्टली जो भाषाविद होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनके अंदर ज्यादा मिलती है। जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके अंदर ज्यादा होती है। सामाजिक बुद्धि ये पॉलिटिशियन जो होते हैं, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस यानी कि जो सोशल मैटर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि थार्डाइक ने क्या कहा है, बुद्धि पूर्व अनुभवों का लाभकारी उपयोग करने की योग्यता है। सही बात है बिल्कुल, कि जब हम प्रीवियस पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं तो उनसे हम हर एक बात का अलग अलग मीनिंग निकालने चलते हैं। इसी को तो प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसके अंदर प्रत्यक्षीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप उसे अगर अच्छे से समझ चुके हो तो वो अनुभवों का ही लाभकारी उपयोग करने का ही सिद्धांत है, कि हम कैसे हमने पास्ट में जो अनुभव कलेक्ट किए हैं उनसे हम क्या समझ पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत आए हैं जिन्होंने बुद्धि को अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी कि एक कारक सिद्धांत। इसका क्या मानना था कि बुद्धि एक कारक से ही डेवलप हुई है। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, यानी कि इसमें कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है वो टू फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर, यानी प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी, पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्किकल थ्योरी, और बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। तो वन बाय वन हम इन थ्योरीज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने इस थ्योरीज को दिया और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्टर्न ने क्या कहा था, बुद्धि नई परिस्थितियों में समालोचना की योग्यता है, यानी कि जैसे हमने पूर्व अनुभव से कोई योग्यता ली है और जब हम किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो उन पूर्व अनुभवों से किस तरह से हम उस परिस्थिति को के साथ डील करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं अपने आप को, तो वो भी हमारे इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करता है, हमारी बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये किसने कहा था, स्टर्न ने कहा था। अब चलते हैं एक कारक सिद्धांत क्या है, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो उसका जो प्रतिपादन था वो किसने दी थी, बिने, टर्मन और स्टर्न। ये तीन जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एक कारक सिद्धांत पे काम किया। इन्हें किया है, उन्होंने क्या कहा, बुद्धि एक इकाई के रूप में है। द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि जो होती है टू फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से हैं, यानी कि सामान्य और विशिष्ट। तो उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी और विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी कि स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, इस तरह से बुद्धि को दो कारकों में डिवाइड कर दिया। और किसने कहा था, ये स्पीयरमैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत मोस्टली एग्जाम में आता ही है। उसमें ये जीएस थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीएस थ्योरी के बारे में बताया था इंटेलिजेंस की, तो ये थे जो थे वे स्पीयरमैन। उसके बाद है नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत। ये जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बुद्धि को तीन वर्गों में डिवाइड किया था, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। एक कारक सिद्धांत जो थे बिनी, टर्मन और स्टर्न ने, द्विकारक स्पीयरमैन, और जो बहुकारक सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने लिया था। नेक्स्ट फिर हमारा आता है समूह कारक सिद्धांत, थ्रस्टन। प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रतिदर्श यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी, यानी कि सैंपल के अकॉर्डिंग हम बुद्धि को यहाँ पे डिवाइड करें। किसने कहा था, ये थॉमसन ने कहा था। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने। अब ये यहाँ पे देखिए स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, जी और एस पे। तो ये समूह कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उसका। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये दोनों ही थ्योरीज जो थे वो स्पीयरमैन की थ्योरी के अगेंस्ट आई थी, ठीक है। क्योंकि कोई भी नेक्स्ट थ्योरी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी जो प्रीवियस थ्योरी है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे जो समूह कारक सिद्धांत है और बहुकारक सिद्धांत है ये दोनों ही उसके अपोज में आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद है पदानुक्रमिक सिद्धांत।
जिसे बर्ट और वर्नर ने किया था पदानुक्रमिक नाम से बताया जाए, पद के अनुक्रम में, ठीक है, यानी कि एक क्रम के अकॉर्डिंग बुद्धि की डेवलपमेंट होती है। सिद्धांत में क्या कहा जाता है, बुद्धि स्मॉल से लेकर फिर आगे जाके कैपिटल पर पहुंचती है, किस तरह से डेवलप होती है, उसमें इन्होंने कहा था कि ये क्या आ गया, बर्ट और वर्नर, याद रखेंगे आप। फिर है बुद्धि संरचना सिद्धांत, नाम से ही पता चल रहा है बुद्धि की संरचना सिद्धांत की बुद्धि की संरचना कैसे हुई है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना सिद्धांत में गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 फंडामेंटल एबिलिटी में डिवाइड किया था। वो क्या क्या थी, वो थी ऑपरेशन, कॉन्सेप्ट एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट था वो था प्रोडक्शन। कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेशन मतलब उसको तैयार करते हैं, संक्रिया के कैसे होने वाला है, ठीक है, हमारी बुद्धि पहले ही उसका एक ग्राफ तैयार कर लेती है, माइंड में एक मैप तैयार कर लेती है कि ऐसे करना है। उसके बाद हम कंसेप्ट पे काम करते हैं, बुद्धि फिर इंटेलिजेंस उस कंसेप्ट पे काम करती है और फिर कंसेप्ट से जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, लास्ट में क्या रिजल्ट मिलता है, तो ये सिद्धांत जो था वो गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, चाहे वो इस तरह से आए कि आपको किसी स्टूडेंट की, किसी बालक की मानसिक आयु, मेंटल एज और जो क्रॉनिक एज होती है, वास्तविक आयु, वो दी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चन दे दिया गया होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये बच्चा किस लेवल का है, ठीक है, यानी कि इसकी मानसिक आयु क्या होगी, इसकी वास्तविक आयु क्या होगी। तो इस तरह से 2 वर्ड यहाँ पे आते हैं, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले 1908 में आया, 1908 में, और ये किसने दिया था, बीने ने दिया था। उसके बाद बुद्धि लब्धि यानी कि IQ जो वर्ड है वो विलियम स्टर्न ने यूज किया था, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और ये कब दिया था, 1912 यानी कि 1912 में। फिर बुद्धि लब्धि हम निकालते कैसे हैं, ये क्या होती है, हमारी जो मेंटल एज होती है, कि हमारी जो वास्तविक आयु जो हमारी फिजिकल एज होती है, यानी कि हम जिस एज में अभी हैं वो, और मानसिक आयु हमारी मेंटल एबिलिटी होती है कि हम अपने एज के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, उससे कम सीखा है या उससे कुछ ज्यादा सीखा है, वो हमारी हो जाती है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों की रेशियो निकाली जाती है और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इससे हमारी आ जाती है IQ यानी कि बुद्धि लब्धि। फिर बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया जाता है कि ये स्टूडेंट किस लेवल का है। तो सीखते हैं, चलो आगे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग IQ बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को किस तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे जो अपर लेवल होता है ग्रेटर देन 140 यानी कि 140 IQ जो होती है 140 से अधिक, और सबसे कम होती है 25 से कम यानी कि लेस देन 25। तो जो लेस देन 25 वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, उनको अपने हर एक काम के लिए अपने पेरेंट्स की या फिर अपने जो साथ में कोई उनका हेल्पर है उसकी जरूरत पड़ती है। इम्बेसिल्स जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे हम, तो वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, अपना खाना पीना कर लेते हैं। 51 to 75 होते हैं फीबल माइंडेड यानी कि जिनका दिमाग कमजोर होता है, जो नॉर्मल घरेलू काम कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका माइंड जो है वो, या किसी अलग फील्ड में उनका काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। बॉर्डर लाइन एंड डन जिनकी 76 to 90 जिनकी IQ होती है वो बॉर्डर लाइन यानी कि सीमांत बच्चे कहे जाते हैं, कमजोर बुद्धि वाले बच्चे कहे जाते हैं। इनको हम अलग कर सकते हैं और अलग करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्लासरूम में जब हम इन बच्चों को देखते हैं तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये बच्चे इस तरह से हैं, क्योंकि ये अधिगम असमर्थ बच्चे होते हैं, दिखने में नॉर्मल बच्चों जैसे होते हैं, इनके अंदर कोई फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो ये लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, सीखने में कमजोर होते हैं, दिखने में नॉर्मल बच्चों जैसे होते हैं। 91 to 110 यानी कि 90 से 110 के जो बच्चे होते हैं वो एवरेज चाइल्ड होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं। 111 से 121 जिनकी IQ होती है वो सुपीरियर बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उनकी IQ के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्रिएटिव चाइल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर 121 से 140 ये वेरी सुपीरियर बच्चों में आ जाते हैं। अभी आप यहाँ पे
3 लेवल डिवाइड कर सकते हो। 140 से ऊपर जीनियस, 25 से कम इडियट। और नॉर्मल बच्चों की जो, अगर कोई बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल चाइल्ड है तो उसकी IQ क्या होगी, तो उसकी IQ 90 टू 110 के बिटवीन होती है। वो एवरेज बच्चे होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड होते हैं। और 121 टू 140 जो होते हैं वो वेरी सुपीरियर बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, जो सबसे अलग दिखते हैं। क्लासरूम में भी हर जगह पे उनकी प्रेजेंस सभी को दिखाई देती है। तो ये ग्रेटर देन 140 होते हैं जीनियस बच्चे, ठीक है। अकॉर्डिंग IQ आपको क्लियर होगा। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि आपको IQ निकालने के बाद ये पूछ लिया जाता है कि इसकी IQ याद कीजिए और साथ में ये भी बताइए कि ये बच्चा किस लेवल का है। यहाँ पे जो टॉपिक था ये इंटेलिजेंस क्वोशंट वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लग रहा है और क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दूसरे बच्चों को भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पता चल सके और सबकी हेल्प हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे चैनल की वीडियो मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें